रिकॉर्ड जी। अस्सलाम वालेकुम। कैफ टू टर्म टेस्टिंग की डिस्कशन करते हैं। नजीब इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। यदि सवाल में पास हो जाएंगे तो पी लिख दें। ये मेरे ख्याल से लेटेस्ट टाइम का सवाल था। नजीब इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैड बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 8 years ऑन 31 जुलाई 2023। माय डियर, हमारा ईयर एंड है 30 जून 2024। तो हमारे साल में एक महीना उसने नौकरी की। On 31 जुलाई 2023, he retired from PGL and received his final settlement on 15 अगस्त 2023. Following are the details of his final settlement. So ग्रॉस सैलरी मिली है जुलाई 2023 की, इसको इनकम में ऐड कर देंगे। फ्यूल अलाउंस मिला है, इसको ऐड कर देंगे। यार कोई चीज ऐसे दिखाने वाली हुई सोल्यूशन में मैं दिखा दूंगा। तो वेरी सिंपल, थिंग्स आर वेरी सिंपल। लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल एग्जाम्प्ट है, इसको टैक्सेबल कर देंगे। माय डियर, ये फाइनल सेटलमेंट में पैसे मिले हैं, तो क्या ये रिटायरमेंट के वक्त बास्केट मिल रही है जो लाल रुमाल डाल के मिलेगी, या ये वो पैसे हैं जो हर साल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है? पहली बात या दूसरी बात, फर्स्ट या सेकंड, वन या टू? क्या ये रिटायरमेंट के वक्त जो लाल रुमाल डाल के बास्केट मिल रही है ये वो है, या ये हर साल जो एम्प्लॉयर पैसे डालता है और एम्प्लॉय पैसे डालता है वो है? प्लीज सैम, ऐसा तो ना करो। उसने लिखा है प्रोविडेंट फंड की फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट के आगे उसने वाजे तौर पे लिखा है प्रोविडेंट फंड का बैलेंस, कंट्रीब्यूशन का लफ्ज नहीं लिखा। उसने प्रोविडेंट फंड का बैलेंस लिखा है। तो इट मीन्स कि वो जो रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिलते हैं ये वो वाले पैसे हैं। और ये प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में अगर हम आए तो अल्लाह आपका भला करे, इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर खोल के रख लेते हैं ये, ताकि जरूरत पड़ने पे इस चैप्टर को जो है वो यूज किया जा सके। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट के वक्त जो प्रोविडेंट फंड से पैसे मिलते हैं दैट इज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हैं। अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो माय डियर, शायद आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा जरा। मुझे क्या याद है जरा जरा माय डियर, कि जब हमने सवाल किया था और प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज था तो रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के जो भी पैसे मिले थे इसका टोटल बना था 9,41,000। तो ये 9,41,000 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट हमने माफ किया था, शायद आपको याद हो, पेज 115 के ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, it is provident fund balance principal amount 50% contributed by employer। इसका मतलब है ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, 15-15 लाख, और प्रोविडेंट फंड बैलेंस, तो ये सारा मिलाकर हमारी फिगर बनती है 9,41,000 टाइप। इसमें 15-15 लाख एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा और उस पर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो होगा। ये रिटायरमेंट के वक्त लाल रुमाल मिला है, ये 36 लाख सारा का सारा माफ है, जिसको हमने सोल्यूशन में डैश डाला हुआ है। ओके, क्लियर? ग्रेचुटी, देखो ना, प्रोविडेंट फंड के साथ में डीएल लिखा हुआ था कि प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड। ग्रेचुटी के पैसे मिले हैं 9 लाख रुपए, और ग्रेचुटी इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। So, my dear students, gratuity is approved by commissioner. So, gratuity is approved by commissioner. That is exam, my dear. That is exam. That's right. यहां तक किसके पूरे नंबर आने हैं इंशाल्लाह? अच्छा, नजीब हैड obtained an interest free loan। बड़े आसान सवाल बना रहे यार, मैं तो ये देख के हैरान हो गया। अच्छा, किसी ने नहीं लिखा पूरे नंबर आने हैं। नजीब हैड obtained an interest free loan। जी, वेल डन, एक स्टूडेंट ने लिख दिया, आई रियली अप्रिशिएट यू। Najib had obtained an interest-free loan of 2 million. 80% of the amount had been recovered by PJL। माशाल्लाह, और ने भी लिखा है 80% had been recovered by PJL। यानी 80% उसने लोन वापस कर दिया ना, had been recovered, and the remaining amount was waived at the time of retirement। उसको 20 लाख लोन दिया हुआ था, 80% माफ हो गया। सॉरी, 80% उसने वापस कर दिया, तो 20% माफ हो गया। तो दो बेनिफिट्स होंगे माय डियर।
और मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा उन लोगों को जिन्होंने ये दोनों बेनिफिट्स निकाले हैं। 2 मिलियन पर 10% लगा के 1/12 करेंगे, क्योंकि 31 जुलाई तक इसने नौकरी की तो इसको रिटायरमेंट के टाइम पर लोन माफ हुआ है, तो इसका मतलब है ये 20 लाख रुपया इसका एक महीना पूरा इस्तेमाल करता रहा एम्प्लॉयर का। ये वाला बेनिफिट कितने लोगों ने निकाला था? 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 1/12, ये वाला बेनिफिट किसने निकाला था? वन स्टूडेंट, वेल डन। अच्छा, सॉरी लिखते हैं जिन लोगों ने नहीं निकाला था, ओह सॉरी। जी अब ये ना पूछा करें ना, यूट्यूब पे अपलोड होगा। 1/12 नहीं किया, अब ये तो होंगी है ना। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसने, अब देखे ना, एक महीना उसने लोन इस्तेमाल किया सिर्फ एम्प्लॉयर का। तो अच्छा, अगर एक दो स्टूडेंट ने निकाला तो इसका मतलब है लोगों को बातें समझ आ रही हैं। H2O ब्रेक इस ओके। एंड 2 मिलियन में से 2 मिलियन का 20% दो दो बार, अम, कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा ना। 4 लाख भी इनकम में ऐड करना है। तो ये देखें भाई, हमने क्या किया हुआ है। 4 लाख को इनकम में ऐड किया हुआ है, और 2 मिलियन 10% इंटू 1/12। दोनों किसने निकाले थे? डी लिख लें। एज पर पागल्स पॉलिसी, पागल की पॉलिसी के मुताबिक नजीब परचेज द कंपनी ओन लैपटॉप, परचेज लैपटॉप। एम्प्लॉयर इसको क्या बोलेगा? एम्प्लॉयर इसको क्या बोलेगा? परचेज लैपटॉप। एम्प्लॉयर इसको क्या बोलेगा? भाई छोड़ दो ना यार पिछली बात के नाम, इतनी लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसके बाद फिर। एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? भाई एम्प्लॉयर बोलेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रूल लगेंगे। परचेज लैपटॉप एट बीवी, बीवी को बीवी होने की वजह से लेना है या अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर की वजह से लेना है, दूसरी बात। ओके। प्रोवाइडेड, नो, इट इज नॉट प्रोवाइडेड। उसने परचेज कर लिया है, प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ट्रांसफर होगी। अब खुदा के लिए ऐसा लफ्ज ना लिखिएगा। अच्छा जी, समझ आ गई बात। जिन्होंने प्रोवाइडेड लिखे थोड़े सिग्नल नहीं दिया अब। यार अब आसान सी बात है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ओके। On 5 अगस्त नजीब रिसीव्ड अ वॉच वर्थ ₹80,000 एज गिफ्ट एट हिज फेयरवेल पार्टी। यार ये गिफ्ट किससे मिला है? यार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अगर ईएम भी लिख दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा आपने एम्प्लॉयर बोला है। जी गुड। जरा थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स किया करें ना। तो बस ये कहाँ जाएगा? ओ नो, IFOS में नहीं जाएगा। मेरे भाई एक सफा पढ़ाया था मैंने आपको, अल्लाह आपका भला करे। मुझे अब वो सफा ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह आपके भाग लगाए। अल्लाह आपको जो है वो अच्छा बच्चा बनने की तौफीक दे। और खुदा के लिए ऐसी बातों से जिंदगी में बचते रहिएगा, वरना आप बड़े बड़े ब्लंडर मार के आ सकते हैं। पता नहीं इनकम और कैपिटल गेन के चैप्टर का नंबर क्या है, हमें तो नंबर भी भूल गया रे। इनकम और कैपिटल गेन के चैप्टर में एंड में हमने पढ़ा था कि अगर भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है, बेसिकली इट इज प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। और माय डियर पेज 246 के ऊपर हमने पढ़ा था कि गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर देगा तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। मेरे भाई क्या कर रहे हैं? अगर गलती का एहसास हो गया है तो सॉरी का एस लिख दें, सॉरी का एस लिख लें, या कोई अच्छा लफ्ज निकाल लें। मुझे सॉरी करवाना तो आपसे मकसूद नहीं है, लेकिन माजरत कर लें, माजरत का एम लिख दें, कुछ लिख दें। ओह का ओ लिख दें, कुछ ओह का ओ लिख दें। तो ऐसा तो ना किया करना यार, अदर सोर्स में तो ना डाला करें। ओके, नेक्स्ट। Oh, I missed your chat. Your chat is really important for me. I don't know. My chat is important for you or not. But your chat is important. So compute the taxable income. वो हमने निकाली। How would you treat income? सैलरी में ही डाला है सर जी, वेल डन। सर मैं इनकम सैलरी से कट करके 10 में डाल दिया। नो। हाउ वुड यू ट्रीट, अच्छा यार अब टाइम नहीं है इन चीजों का। हाउ वुड यू ट्रीट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट एंड ग्रेजुटी फंड इफ दे आर अनरिकग्नाइज्ड एंड अनअप्रूव्ड? अगर प्रोविडेंट फंड, और बच्चों वाला सवाल, अगर प्रोविडेंट फंड और वो अनरिकग्नाइज्ड होते तो हम कैसे चलते? तो यार अगर अगर ग्रेचुटी अनरिकग्नाइज्ड होता तो हम जो अमाउंट मिली है ग्रेचुटी की, अल्लाह आपका भला करे, कितनी मिली है? 9 लाख। 9 लाख में से माइनस कर देते लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ 9 लाख, डेट इज 4.5 लाख। लैपटॉप वाली समझ नहीं आई क्या मतलब? ये लैपटॉप उसने उसको ट्रांसफर कर दिया हमेशा के लिए। तो जब लैपटॉप उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, नजीब ने परचेज किया है, तो एम्प्लॉयर ने बेच दिया है। अगर कोई प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दी जाए
तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। उसने परचेज किया तो एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया ना, तो एम्प्लॉयर ने फॉरएवर ट्रांसफर कर दिया उस्मान अली। तो इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। पता नहीं अब आप क्या पूछ रहे हैं। अच्छा जी। और उस्मान अब खामोश हो गए हैं, चले हम आगे चलते हैं, ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव टाइम के ना वेट करें। समझ आ गई है? ओके सर लिखा है, समझ का एस लिखा करो। ओके। ये पर्सनल होगा लैपटॉप। जाहिर बात है, लैपटॉप तो आप घर ले जाएगा ना वो एम्प्लॉयर, जो भी चीज उसको एम्प्लॉयर से जो भी चीज परचेज कर ले वो आप घर ही लेके जाएगा। लैपटॉप को घर ही इस्तेमाल करेगा, और पर्सनल से कोई फर्क तो नहीं पड़ना। भाई मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हो रही हैं। तो लेट मी शो यू द डायग्राम प्लीज। आई डोंट नो व्हाई दीज कंफ्यूजन आर बीइंग क्रिएटेड। चलें, आप लोग क्रिएट तो नहीं करेंगे, कहना तो मुनासिब नहीं होगा। ये भाई शाहजेब अली को मीटिंग से रिमूव कर देंगे अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने। MAYAR को भी मीटिंग से रिमूव कर दें। हमने अभी ओपन छोड़ी हुई है चीजें, देखते हैं कौन बच्चे पंगा ले रहे हैं मीटिंग में। ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो माय डियर, इसमें अपने बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है ना, बिजनेस का क्या ला रहे हैं, सादा सी बात है यार। अब हमने क्लास में पढ़ा था यार, हद हो गई। ट्रांसफर्ड या एम्प्लॉयर ने बेच दिया लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये द रूल इज वेरी सिंपल। सवाल में वॉच, घड़ी और लैपटॉप एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हमेशा के लिए दे दिया है। हाँ, लैपटॉप पैसों का खरीदा है उसने, और घड़ी उसको फ्री मिली है। तो बिजनेस नॉन बिजनेस तो कोई चक्कर नहीं है, बस उसने जो चीज खरीद ली इसके घर हमेशा के लिए चली गई। क्लियर? तो सी लिख दें। ये सवाल तो पर्सनल, इससे कोई सवाल पूछने के चक्कर ही नहीं, बस सिंपली इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर एवर, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आई डोंट नो व्हाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम हियर। ग्रेचुटी का तो मैंने आपको बता दिया है। अगर प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड होता तो क्या करते? माय डियर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा होता है। अब पता नहीं पेपर में क्यों नहीं, आप कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता तो क्या करते? अब ऑब्वियसली जब मैं इतनी एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ वो बच्चे भी हैरान हो रहे होते हैं कि ये बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे शायद, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनके पूछने का राइट अपनी जगह है, लेकिन ऑब्वियसली दूसरों का सोचने का राइट भी अपनी जगह है कि ये लोग पढ़ क्यों नहीं रहे, इतनी आसान आसान बातें क्यों नहीं समझ आ रही, लेकिन पूछने का राइट अपनी जगह है। ये बात ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है मेरी, तो सी लिख दें। कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो सी लिख दें। तो नहीं, आसान थी। अच्छा, अब मोहतरम, ये जब आपको याद होगा हमने ये सवाल किया था पेज 114 पे, कि जब प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड है तो मैंने कहा था रिटायरमेंट के टाइम पे 9,41,000 में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, तो पीछे एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट बचेगा, इसको ऐड कर दें। कितने लोगों को ये याद आ रहा? एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट ऐड कर दें। अब क्या करना है? इसका 15 लाख और ये 6 लाख अगर मैं जमा कर दूं, तो मेरे ख्याल से ये अमाउंट बनेगी जो कि जानी है। क्योंकि ये 9,41,000 टाइप चीज है, इसमें 50% एम्प्लॉयर का पड़ा है तो 50% एम्प्लॉय का पड़ा है। तो ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए नहीं होता। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा इंटरेस्ट, तो 15 लाख जमा 6 लाख। एक्सलेंट। 15 लाख जमा 6 लाख इनकम में ऐड हो जाए। आप बता दें, थ्योरेटिकली आंसर नहीं कर सकते इस पार्ट का, मुझे जरा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेने दो। हाउ वुड यू ट्रीट द अमाउंट, ट्रीटमेंट बता दें। हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व करते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट, हाउ वुड यू ट्रीट, पूरा न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं है, थोड़ा सा अंग्रेजी में। यहाँ तक किसके पूरे नंबर है, पी लिख दें। ये क्वेश्चन टू इंशाल्लाह मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ये मीटिंग में टाइम बचा तो एंड पे करूंगा। इसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जी। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। जिनके पूरे नंबर लिख रहे हैं वैसे जरा कॉलेज में बताइएगा आके कि मेरे पूरे नंबर थे। अच्छा जी।
ऑन 2 जुलाई 2023 सलीम जॉइंट सोलर एनर्जी लिमिटेड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। अच्छा, ये पहले मैं ये सवाल कराता हूँ आपको, क्वेश्चन 4, थोड़ा सा जरा सैलरी को साइड पे रखें ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जरा। ऑन 2 जुलाई 2023 जावेद अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ट्रेवल टू कीनिया टू स्टार्ट अ न्यू जॉब बट रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 25 नवंबर 2023। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 4.5 महीने उसने जॉब की और वापस आ गया। ड्यूरिंग स्टे इन कीनिया, कीनिया में उसके स्टे के दौरान जावेद ने सैलरी कमाई है 40 लाख रुपया, जिसपे टैक्स भी कट गया है और कीनिया के खजाने में जमा भी हो गया है। तो माय डियर, हमने पढ़ा था कि अगर फॉरेन कंट्री में आप सैलरी कमाएं और फॉरेन कंट्री में उस पर टैक्स भी पे कर दें तो फॉरेन सैलरी माफ हो जाती है। ये नहीं इसको करना था कि इसको ऐड करके इस पे टैक्स क्रेडिट देना था, ये फॉरेन सैलरी सिरे से माफ ही हो जाती है। तो ये पेज नंबर हमने 106 पे पढ़ा था कि फॉरेन सैलरी आपकी माफ होगी अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया है। इसलिए हमने इसको न्यूमेरिकल पे ऐड करना था फेस पर, और ऐड करके एंड पे एग्जेम्प्ट के तौर पे लेस करना था। आगे चलें। फॉलोइंग हिज फादर डेथ, भी मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन में, ही डिसाइडेड टू जॉइन द फैमिली बिजनेस इन पाकिस्तान। उसने एक फैमिली बिजनेस पाकिस्तान में शुरू किया है। मीन वाइल ही रिसीव्ड रेंटल इनकम फ्रॉम अ फ्लैट इन कीनिया। अब ये फैमिली बिजनेस की डिटेल अब आगे पता नहीं दे रहा है या नहीं दे रहा, पता नहीं, ये लाइन ऐसी ही डाल दी है ऐसे, मैं देखता हूँ आगे। फैमिली बिजनेस की डिटेल दे रहा है या नहीं दे रहा। मीन वाइल रिसीव रेंटल इनकम फ्रॉम फ्लैट इन कीनिया स्टार्टिंग फ्रॉम जकम जनवरी 2024, हमारे साल के मिड से। रेलिवेंट डिटेल एज फॉलोज। 3 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी कर देंगे, नहीं, नोट पढ़ेंगे। फेयर मार्केट रेंट जनवरी से अप्रैल तक का था 3.5 लाख। अब बताएं जनवरी से अप्रैल तक एक्चुअल किराया ये है, फेयर मार्केट ये है। 300 ऐड करेंगे, 350, 350। तो हम 350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और मई और जून का फेयर मार्केट किराया हो गया 2.5 लाख, लेकिन एक्चुअल है 3 लाख। आप बताएं इसको एक्चुअल किराया लेंगे या फेयर मार्केट लेंगे? यहाँ ऑब्वियसली एक्चुअल लेंगे और एक्चुअल बनेगा 3 लाख। तो जमा 3 लाख जरब 2। तो 350 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो जी लिख दें। यही किया था तो जी लिख दें। ओके, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। अच्छा, जो भी जवाब आ जाएगा उस जवाब में से प्रॉपर्टी टैक्सेस पूरे माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पूरा माइनस कर देंगे, और कलेक्शन चार्जेस को लोअर ऑफ करके माइनस कर देंगे। माय डियर, आपको फिर याद होगा लोअर ऑफ क्या करते हैं। ठीक है जी। और ये खर्चे अल्लाह का शुक्र है 6 महीने के हैं, उसने स्टार डाल के जहां बताया हुआ है। तो ये कहो प्रॉपर्टी में आपको आगे जाना था लॉस, क्योंकि आप लोगों ने लॉसेस का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था। इसलिए मैंने इस सवाल में नोट डाला था, लॉस ऑन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ एनी अदर हेड। इसलिए आपने लॉसेस के चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने ये नोट डाल दिया था। इंशाल्लाह बाकी लॉसेस के चैप्टर में इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये क्या सिनेरियो है माय डियर। ओके, आप देखें करना क्या था। करना आपने ये था कि प्रॉपर्टी के ऊपर 2 मिलियन वो जो आपने निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से ये खर्चे खुर्चे सारे आपने माइनस कर देने थे। ये खर्चे माइनस करके लॉस आ जाना था। इस लॉस को मैंने न्यूमेरिकल के फेस पे नहीं लेके गया, क्योंकि लॉस को फेस पर ही नहीं लेकर गए। बिल्कुल यही तो मैंने कहने की कोशिश की थी, क्योंकि आपने लॉस का चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ था, इसलिए माय डियर मैंने ये नोट डाल दिया था ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इन एडिशन टू अबव, जावेद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट। हाँ, बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ खरीदना फिर बाद में किराए पे देना, डेट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये तो आपको याद होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम यकम फरवरी 2024 इट हैज बीन लीज्ड आउट। तो 3 मिलियन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मिलियन को 5 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ इंस्टॉल्ड प्लांट, फैक्ट्री रिक्वायर्स रेनोवेशन एवरी 3 इयर्स। फैक्ट्री हर 3 साल बाद रेनोवेशन चाहती है। बिफोर रेंटिंग आउट द फैक्ट्री बिल्डिंग, जावेद इनकर्ड रेनोवेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10 मिलियन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। बताएं इस रेनोवेशन को खर्चे में डालेंगे अदर सोर्स निकालते हुए, या एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे? खर्चे में डालेंगे या एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे? खर्चे में के या कैपिटलाइज सी? खर्चे में के या कैपिटलाइज सी? अच्छा यार, जो बाद में रेनोवेशन होगी उसकी डिस्कशन तो अलग है। मंथ की फ्रैक्शन लगानी है प्रॉपर्टी वाले एक्सपेंसेस में? नहीं लगानी ना माय डियर, उसने कह दिया ये खर्चे हैं ही 6 महीने के। जब ये खर्चे हैं ही 6 महीने के तो फिर फ्रैक्शन क्यों लगानी है? तो कैपिटलाइज करेंगे। आपको पता है कि जब भी कोई चीज पहली दफा खरीदी जाए तो उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। शायद आपको याद आ रही हो मेरी बात, ये बात शायद आपने जिंदगी में किसी मोड़ पे पढ़ी हो। तो इसलिए इसको एक्सपेंसेस में नहीं डालना था। 120 मिलियन
जमा 10 मिलियन, 130 मिलियन। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिजनेस का चैप्टर पढ़ लिया हुआ था। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा एक पंगा लिया था कि आपको डिसीजन रेट नहीं दिया था बिल्डिंग का। लेकिन आई कैप ने तो इस अटेम्प्ट में गालिबन रेट दिया होगा, वो मैं आप देख के बता दूंगा। तो मैंने आपको रेट नहीं दिया था क्योंकि आपको थोड़ा सा याद है, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट क्यों करना था, ये सारी डिस्कशन मैं आपको अदर सोर्स का चैप्टर खोल के दिखा देता हूँ। अदर सोर्स के चैप्टर 11 है मेरे ख्याल से। नंबर भूल जाता, नंबर करने भी क्या है, 11 है। अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा हुआ था कि अगर आप बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे देंगे तो हम आपको माइनस करने देंगे। देखिए आगे पॉइंट 3 में लिखा हुआ है, अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, और डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ, डिडक्शन का रेट मैंने नहीं दिया था मादरत, वो 10% है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद था, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। ऑब्वियसली बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल अलाउंस तो होता नहीं, तो इसलिए ये वाली टेंशन भी कोई नहीं थी। कम बैक ऑन द क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्या, हम इस किराए को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज डिविजन टेबल वाज नॉट गिवन सो आई गेव अ नोट यूजिंग 10% एंड आई अज्यूम दिस फिगर, बट मुझे याद था, हाँ नहीं बस अज्यूम, चलो ठीक है। ओके, तो 12 मिलियन जमा 10, 120 मिलियन जमा 10 मिलियन, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये देखें माय डियर, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और कॉस्ट को 130 मिलियन पे जाके 10% से मल्टीप्लाई किया। बाकी डेप्रिसिएशन में ना मंथ बेस पे पोर्शन करने का कोई तस्वुर नहीं है। नेक्स्ट। बाकी वो न्यूमेरिकल के फेस पे सारी चीजें लानी थी और फॉरेन सैलरी ऐड करके लेस कर देनी थी क्योंकि ये एग्जेम्प्ट थी। यार ये सवाल कितने लोगों का 80-90% सही हो गया था। मेरा तो एम लिख दें। अच्छा कोई नहीं लिख रहा है, चलें। यानी 80-90% पूछा है। अच्छा, पॉइंट बी समझ नहीं आई। मैंने कहा किसका 80-90% सही हो गया था, आवाज मिस हो गई है। अच्छा ये सवाल किसका 80-90% सही हो गया था, मेरा तो एम लिख दें। भाई अभी भी आवाज मिस हो रही है। कंप्लीट सही हो गया था माशाल्लाह। तो टैक्स क्रेडिट कैसे देना है भाई, सैलरी तो एग्जेम्प्ट है ना। टैक्स क्रेडिट तो तब मिलता है जब कोई इनकम चार्जेबल हो। कैपिटल गेन चाइना, बिजनेस एथोपिया, वो तो कैपिटल गेन और बिजनेस थे ना, सैलरी तो है ही माफ। तो फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे देना है। आगे चलें। ये लेटेस्ट में आया था अल्हम्दुलिल्लाह, पास हो जाए ना तो ना आपका, इसमें भी पास के लिए तो 50% चाहिए होते हैं मार्क्स। यार मुझे तो लग रहा है इजी सवाल दे रहा है क्या, इजी दे रहा है तो ई लिखते हैं। ये दोनों मैंने आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट के दिखाए हैं, लेटेस्ट और उससे पिछली अटेम्प्ट के। इजी दे रहे हैं तो ई लिखते हैं। मुझे तो इजी लग रहे हैं यार। ऐसे बच्चों ने नेट नोट पे रोला डाला होता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मॉडरेट, नो। पासिंग भाई 50 मार्क्स लेना इजी है तो ई लिख दें। नॉट इजी, यार इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग यार। अगर आपको रेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना आता और अगर आपको खर्चे माइनस नहीं करने आते तो मुझे अजीब सी बात लग रही है। 50% मार्क्स लेना भी अगर नहीं है तो ये जो जो लोग ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, 80-80%, 90% कर रहे हैं, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये भी तो समझ रहे हैं यार, ऐसी बातें तो ना करो। Assume that all information in the scenario remains the same except that Javed had started his job in Kenya on Yekam July 22 instead of Yekam July 23. How would this alteration in the start date में बदल रहा हूँ, affect your response in part A? Revised calculations are not required. तो अल्हम्दुलिल्लाह मासूम, चाहिए भी हमें 50% मार्क्स चाहिए। यार अगर ये जॉब हमारे साल के पहले दिन की बजाय पिछले साल के पहले दिन शुरू कर देता, छोड़ता तो हमारे साल ही, तो फिर हमारे साल अगर ये 4 मिलियन कमाता और उस पे 8 लाख टैक्स देता, तो वो ये बात डेटा तो सेम है, बस ये ज्यूम करने के जॉब इसने पिछले साल शुरू कर दी थी। इसने सवाल को सिर्फ ऐसे बदला है। तो कि अगर ये यकम जुलाई 2022 को जॉब शुरू कर देता तो हमारे साल तो स्टिल 40 लाख कमाता और उस पे 8 लाख टैक्स देता, तो हमारे साल इसकी ट्रीटमेंट क्या होती। जी, टीएफ आपने लिखे और एक और स्टूडेंट ने बताया।
आई रियली अप्रिशिएट यू। इन दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती, इससे क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसे परेशान करने के लिए वो कह रहा था। तो हाउ वुड दिस ऑल्टरेशन, या ये थ्योरी टाइप सवाल है, हाउ वुड दिस ऑल्टरेशन। तो जवाब, द ऑल्टरेशन इन डेट डज नॉट मेक एनी चेंज इन टैक्सेबल इनकम एंड इट रिमेन्स सेम। कोई फर्क ना पड़ता। कितने लोगों ने छोड़ ही दिया था इस एडजस्टमेंट को, सी लिख दें अगर छोड़ दिया था। रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर वो तो नहीं पूछ रहा, वो ऑब्वियसली इसी साल का पूछ रहा है। इन पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पढ़े ना, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट तो टैक्स 2024 है। अच्छा, छोड़ ही दिया था, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग ना यार। ओके नाउ ऑन, यार अब इस सवाल में एक छोटी सी टेक्निकल चीज है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस सवाल इज वेरी वेरी, दिस सवाल इज वेरी 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 इजी, रादर आई विल से मोर देन इजी। दिस सवाल इज वेरी वेरी इजी। एक यहाँ पे थोड़ा सा इसने पंगा डाला है जिसमें मैं थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे ईयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जी। ऑन यकम जुलाई 2023, सलीम खान ज्वाइंट सोलर एनर्जी लिमिटेड एज क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर with a gross salary of 5 lakh, gross monthly salary 5 lakh, which includes medical allowance of 45,000, which includes medical allowance of 45,000। अच्छा यार, थोड़ा सा जरा फोकस करना है आप लोगों ने। सैलरी आपकी होती है ऐसे, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, इन सबको जमा जुमा करके ना ग्रॉस सैलरी आपको मिल रही है 5 लाख। बेसिक नहीं दी उसने, उसने पूरी ग्रॉस दी है। ग्रॉस सैलरी इसको पर मंथ मिल रही है 5 लाख, विच इंक्लूड्स अ मेडिकल अलाउंस ऑफ 45,000। इसमें मेडिकल अलाउंस है 45,000। ओके माय डियर, इसमें मेडिकल अलाउंस है 45,000। यहाँ तक क्लियर? ग्रॉस सैलरी उसको 5, मैंने तो ये ऐसे एज्यूम किया कि शायद ये चीजें भी मिल रही हैं। तो मेडिकल अलाउंस है 45,000। अब अगर मैं ये कहूँ कि बाकी सारी मेरी बेसिक सैलरी है, तो वो जरा बताएं कितनी है। यार व्हाट अजीब टाइप ऑफ, मैं, जल्दी करें ना यार। 455,000। अच्छा, इसने एक सैलरी मुझे कौन सी दी है? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस यानी सारी चीजें हैं इसमें। कहते हैं उसमें मेडिकल अलाउंस पड़ा है, विच इंक्लूड्स अ मेडिकल अलाउंस। कहते कह रहे हैं मेडिकल अलाउंस 15% ऑफ बेसिक सैलरी है। जरा इसका 15% लगाएं, इसका 15% लगाएं। 15%। कहते हैं जो मेडिकल अलाउंस मिल रहे हैं ना मुझे, 15% ऑफ बेसिक सैलरी है। मेडिकल अलाउंस की दो खासियतें हैं। एक तो मेडिकल अलाउंस फिगर के एतबार से है 45,000, और कहते हैं ये बेसिक सैलरी का 15% है, 68250। अब मुझे बताएं कि, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। ये मुझे कंफर्म है कि 5 लाख में 45,000 मेडिकल अलाउंस है। मैंने ज्यूम किया कि बाकी मेरी बेसिक सैलरी है, लेकिन सवाल की लाइन कह रही थी भाई बेसिक सैलरी सवाल में मिसिंग है। मुझे इसलिए चाहिए कि बेसिक सैलरी पे मैंने कई परसेंटेजेस लगानी होती है। कई दफा मैंने प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज लगानी होती है, कई दफा मैंने घर एकोमोडेशन प्रोवाइड में 45% लगाना होता है, कई दफा मैंने मेडिकल अलाउंस माइनस करना हो तो मैंने सिर्फ 10% लगाना होता है। इसलिए माय डियर, आई मस्ट नीड बेसिक सैलरी, इसलिए मैं बेसिक सैलरी मेहनत करके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल कह रहा है कि मेडिकल अलाउंस 45,000 है, और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स की ये है कि ये बेसिक सैलरी का 15% है, और मैंने बेसिक सैलरी इस तरह निकालने की कोशिश की तो इसका 15% लिया, तो ये मेडिकल अलाउंस फिर नहीं निकल रहा, ये दोनों फिगर सेम नहीं है। इससे मैं क्या मतलब लूं? क्या मतलब लूं कि ग्रॉस सैलरी में सिर्फ मेडिकल अलाउंस और बेसिक सैलरी है, या कोई और अलाउंसेस भी दे रहा है? जी, क्यों गलत है? तो यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों गलत है? इसका मतलब है बाकी अलाउंसेस भी दे रहा है, कुछ और अलाउंसेस भी दे रहा है। अच्छा, अब अदर अलाउंसेस क्या है?
मुझे वैसे इससे कंसर्न नहीं है, अदर अलाउंसेस मैं जैसे मर्जी निकालूं, लेकिन मुझे बताएं, क्या मैं बेसिक सैलरी निकाल सकता हूं? बेसिक सैलरी मिसिंग है, एक्स एक्स इंटू 15% ऑफ, बल्कि 15% ऑफ एक्स, बेसिक सैलरी का 15% इस 45,000। ये एग्री करते हैं आप मेरे से? बेसिक सैलरी का 15% इज 45,000। अगर ये एग्री करते हैं तो व्हाट इज एक्स? 15, मैंने एक्स बेसिक सैलरी को एक्स एज्यूम कर लिया ना, बेसिक सैलरी को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। आवाज नहीं आ रही भाई, अब आ रही है? बाकियों को आ रही है? जी शुक्रिया। सवाल कह रहे कि मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 15% है। अब अल्लाह का शुक्र है मेडिकल अलाउंस मुझे गिवन है, बेसिक सैलरी मुझे गिवन नहीं है, तो 15% ऑफ बेसिक सैलरी इज मेडिकल अलाउंस। देन व्हाट इज एक्स? एक्स इज 3 लाख। एक्सेलेंट। नाउ बेसिक सैलरी इज 3 लाख एंड द बाकी चीजें आर अदर अलाउंसेस। बाकी चीजें आर अदर अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस होंगे, कोई हाउस रेंट अलाउंस होगा, यूटिलिटी अलाउंस होगा, कुछ अलाउंस होगा। इसको आप बैलेंसिंग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये मुझे बता दें कितना। अदर अलाउंस बेसिक सैलरी मुझे चाहिए थी ना माय डियर, बेसिक सैलरी मुझे चाहिए थी। अदर अलाउंसेस बता दें कितने हैं। मैथमेटिक्स की मार मारी है उसने, एक्स का कॉन्सेप्ट तो टेस्ट नहीं किया। 155। ओहो, 255,009 तो तुम तो ना करे ना? 155,009। ओके, क्लियर। अच्छा, सोल्यूशन जो मैंने आपको भेजा था ना, उसमें मैंने किसी और तरह कैलकुलेशन की हुई है, उसको इंशाल्लाह मैं रिवाइज करके ना दोबारा सोल्यूशन भेज दूंगा। इट इज नॉट अ टेंशन, वो भी तरीके ठीक है। अभी जो मुझे समझाते हुए शाहजेब अली, शाहजेब अली बेसिक्स, शाहजेब अली वो कह रहा है कि, समझो मेरी बात जरा, शाहजेब अली वो कह रहा है कि ग्रॉस सैलरी है 5 लाख, यानी सारे अलाउंसेस अलाउंसेस डाल के ग्रॉस सैलरी है 5 लाख। ठीक है, सिंपल सिंपल चलो। वो कह रहा है ग्रॉस सैलरी है 5 लाख, उसमें मेडिकल अलाउंस पड़ा है 45,000, उसमें मेडिकल अलाउंस पड़ा है 45,000। आगे उसने लिखा है कि ये मेडिकल अलाउंस है बेसिक सैलरी का 15%। अब बेसिक सैलरी मुझे मिसिंग है सवाल में। मैंने बेसिक सैलरी निकालने के लिए क्या किया? मैंने कहा 15% ऑफ, मैंने कहा 15% ऑफ बेसिक सैलरी। जी आप फिजिकल स्टूडेंट है तो क्लास के बाद आ जाइएगा कल, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। इसको जिन्होंने लिखा है, अभी मैं इसको चेक करने का, जिस तरह आप कराना चाह रही हैं मैं भी चेक कर दूंगा आपको। अच्छा, शाहजेब, 15% ऑफ बेसिक सैलरी इज मेडिकल अलाउंस। क्या ये मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ? 15% ऑफ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू मेडिकल अलाउंस। इस लाइन का ये मतलब है, इससे मेडिकल अलाउंस मुझे गिवन था, बेसिक सैलरी मैंने जो है वो निकाल ली, अब मेरी बेसिक सैलरी आ गई 3 लाख। क्या उसने ये लिखा है कि ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी और सिर्फ मेडिकल अलाउंस पड़ा है, या उसने ये बताया है कि ग्रॉस सैलरी 5 लाख की है, उसमें मेडिकल अलाउंस पड़ा है, बस उसमें पड़ा है? इट डजंट मीन कि उसमें मेडिकल अलाउंस ही पड़ा है। कंप्राइज लिखा होता ना तो फिर बात और होती कि कंप्राइज बेसिक सैलरी और मेडिकल अलाउंस। इसका मतलब है उसमें और चीजें भी पड़ी हैं। शाहजेब, अब वो और चीजें क्या हैं? बताओ ना। कोई हाउस रेंट अलाउंस होगा, कोई यूटिलिटीज अलाउंस होगा, कोई और अलाउंसेस होंगे, वो मैंने बैलेंस ही निकाल लिया। शाहजेब, हाँ ये पता नहीं ना क्या होगा, तो वो बाकी अलाउंसेस होंगे। जाहिर बात है, 5 लाख अगर उसको घर जाने के लिए, लेके जाने के लिए तनख्वाह दे रहा है, तो उसमें ये मेडिकल अलाउंस देगा, तो बाकी अदर अलाउंसेस होंगे। बाकी कार का बेनिफिट और बिजली के बेनिफिट वो तो बिल्कुल अलग होते हैं, वो तो अमाउंट्स में गिवन होते हैं। तो ये तो लगा बंदा कैश है। लगा बंदा कैश को हर साल उसको दे रहा है 5 लाख रुपया। इस 5 लाख में से जब मैंने 45,000 माइनस कर दिया, तो बाकी मेरे अलाउंसेस निकल आने चाहिए। जी शाहजेब, क्लियर? शाहजेब बोल नहीं रहे।
जी कितना आ गया था? 1,55,000। अच्छा अब अगला जी पंगा। तो ये समझ लें ये सवाल का डाटा अवेलेबल हो गया है। ये अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या बना कि अल्लाह का शुक्र है बेसिक सैलरी पर मंथ 3 लाख है, अदर अलाउंसेस 1,55,000 है, मेडिकल और अदर अलाउंस पूरे टैक्सेबल होते हैं, मेडिकल अलाउंस माफ हो जाएगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। द सैलरी फॉर ईच मंथ इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एट बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मैंने नौकरी कब शुरू की है? हमारे साथ। और मुझे तनख्वाह कब मिलती है? अगले साल, अगले अगले महीने। इसका मतलब है कि मैंने अगर नौकरी हमारे साथ शुरू की है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई की तनख्वाह यहां मिली होगी, अगस्त की यहां, करते करते जून की यहां। तो सैलरी को रिसीव्ड बेस पे इनकम में लेके जाएंगे तो क्या सैलरी को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे या सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे? जी वेल डन। कितने लोगों ने 11 से मल्टीप्लाई किया था? जी मैं इस वक्त पिक्चर खोल नहीं रहा, ये आप मैंने मैंने आपको बता दिया, क्लास के बाद आइएगा। ओके। जी यस और नो कर दें जिनको मैं कह रहा हूँ क्लास के बाद आइएगा। मैं तो आपको पहले रिस्पॉन्ड कर दिया था, आपने फिर पिक्चर। अच्छा। तो अब मोहतरम, अब करेंगे क्या? जहाँ पहले जॉब कर रहा था वो मुझे देख लेते ना। जखम जुलाई 23 सलीम खान जॉइंट सोलर एनर्जी एज अ क्वालिटी मैनेजर विद अ ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख व्हिच इंक्लूड मनी। पहले कहाँ जॉब कर रहा था? इन एडिशन टू अबव सलीम खान आल्सो रिसीव्ड द फॉलोइंग। पहले कहाँ जॉब कर रहा था? नहीं कॉलेज तो नहीं हूँ मैं। अच्छा पहले कहाँ जॉब कर रहा था? अच्छा अब मोहतरम करेंगे क्या? HEI। HEI का मतलब नहीं समझ आया। ओके। HEL। HEL में जॉब कर रहा था। प्रायर टू ज्वाइनिंग HCL वो HCL में जॉब कर रहा था, तो HCL में तनख्वाह कितनी थी? HCL में भी यही तनख्वाह थी। और उधर भी ऐसा तो ना करे ना, अभी मैंने इतनी डिटेल से बताया 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। अदर इन्फॉर्मेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि HCL में भी वही तनख्वाह थी, और HCL भी अगले महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देता था। वो तो ये वाला एम्प्लॉयर अगले महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देता है। जी जिन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा है उनको बात मेरी क्लियर हो गई। वहां से तो पेंशन आ रही है, वो तो पेंशन तक तो मैं गया ही नहीं, मैं तो अभी पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा अब 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? 11 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि सवाल में लिखा हुआ है कि हर महीने की तनख्वाह उसको अगले महीने के शुरू में दी जा रही है। तो हमारा टैक्स ईयर है 2024। तो ये शुरू हुआ था यकम जुलाई 23 को, इसका मतलब है उसने यकम जुलाई 23 को नौकरी की। तो यकम जुलाई 23 को अगर नौकरी की तो जुलाई की तनख्वाह उसे अगस्त में मिली, तो हर महीने की तनख्वाह आगे मिली होगी, करते 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 इस जून की तनख्वाह इसको अगले जुलाई में मिली होगी। इसलिए सैलरी जो रिसीव हुई होगी वो सिर्फ 11 महीने की रिसीव हुई होगी। ओके नाउ हाउ विल प्रोसीड। अब हम वर्किंग कैसे करेंगे? मैं इंशाल्लाह सोल्यूशन में इस तरह वर्किंग कर दूंगा। ये मेरी ना एक वर्किंग टू टाइप बन जाएगी, ये सोल्यूशन में मैं अलग से अपलोड करूंगा। ये फिगर जो मिसिंग थी कैलकुलेट करना। तो अब मेरा सोल्यूशन इस टाइप का बनेगा। बेसिक सैलरी आप 3,15,000 को टोटल भी पकड़ सकते हैं तीन, लेकिन मैं अब अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छा। अब मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया 3 लाख ज़रब 11 बेसिक सैलरी हो गई। अदर अलाउंसेस वो फिर हाउस रेंट अलाउंस होगा, जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस होंगे, 1,55,000 ज़रब 11। और फिर इसके बाद मैं मेडिकल अलाउंस पकड़ूंगा, और मेडिकल अलाउंस 45,000 ज़रब 11। फिर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एग्जाम 10% ऑफ बेसिक सैलरी। वो बेसिक सैलरी मैं यहां से उठा लूंगा इंशाल्लाह, रिवाइज सोल्यूशन में भी पुराना सोल्यूशन डिलीट करके आपसे शेयर करूंगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर? क्योंकि मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं थी। अच्छा यार अब 11 से तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना था। जो लोग बेसिक सैलरी नहीं निकाल सके उनको आई कैप ने इन सारी चीजों के तो नंबर देने थे ना। 11 से तो मल्टीप्लाई आपको करना चाहिए था। अब इतनी बड़ी बोंगी तो नहीं मानी चाहिए थी कि 11 की बजाय आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो 11 से तो सबको मल्टीप्लाई कर देना था। हाँ दैट वाज बिट टेक्निकल, बट ये एक एडजस्टमेंट थी माय डियर क्वेश्चन के अंदर। आगे क्वेश्चन में मार्क्स छुपे पड़े हैं हर जगह। मेडिकल अलाउंस को अल्लाह का शुक्र है 10% तक बच्चों ने माफ किया होगा, बेसिक सैलरी गलत ली होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके। हाँ बस बेसिक सैलरी गलत है, बाकी क्या फर्क पड़ता है? बाकी आगे देखें, हलवा मार्क्स हैं सारे। अ कंपनी मेंटेन कार विच वाज
60% यूज फॉर पर्सन, 60% द कार वाज प्रोवाइडेड ऑन जकम जनवरी 2024 में द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार वाज 55 लाख। एससीएल हैड परचेज द कार इन जुलाई 2023 फॉर 5 मिलियन। टू अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज ऑफ कार, अ टोटल डिडक्शन ऑफ 1 लाख वाज मेड फ्रॉम सलीम खान अप टू 30/6/2024। अच्छा, द कार वाज प्रोवाइडेड ऑन जकम जनवरी 2024 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार वाज 55 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, परचेज कार है, इसकी कॉस्ट देखनी है। कॉस्ट वाज 5 मिलियन, तो कॉस्ट पकड़ें 5 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करें 5% से, पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट, 40-60 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। जवाब बताएं। बबलूस, जवाब बताएं। 125,000। ओके। अच्छा, आई कैप ने ना यहाँ नंबर ऑफ डेज निकाले हुए हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। लॉ मेकर ने कहीं वाजे तौर पे लिखा नहीं हुआ नंबर ऑफ डेज बेस पे कैलकुलेट करें। तो यानी कि 182 डिवाइड बाय 365 आई कैप ने किया हुआ अपने सोल्यूशन को। कीप इट सिंपल। हाँ, इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन और रेजिडेंट के डेज निकालना वो आए सिलसिले से कि लॉ ने लिखा हुआ नंबर ऑफ डेज बेस पे करें, तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे कर दें, कोई मसला नहीं। ना हो यार, ये आई कैप ने दूसरी दफा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। आई कैप को कहा भी जाता है ऐसी चीजें टेस्ट ना करो जो कि बच्चों के स्कोप में नहीं है और जो लॉ ने डिस्कस नहीं की, फिर आई कैप पंगे लेता है। 6/12 क्यों किया है यार, जाने दो उस्मान अली। यार ऐसा तो ना करो यार। यार उसने गाड़ी एकम जनवरी 2024 को दी है, तो 100 माइनस नहीं हुआ, उसी की तरह तो मैं आने लगा हूँ, मुझे प्लीज पढ़ने तो देना, प्लीज। जी उस्मान अली, 6/12 क्यों हुए यकम जनवरी 2024, प्लीज मेरे साथ चलें। यकम जनवरी 2024, ये मैंने येलो हाईलाइट इसलिए किया था। अच्छा, उस्मान अली यार बोल दिया करो आगे, यस नहीं बोल रहा, कितना टाइम नहीं होगा इसके हमारे पास। अच्छा, टू अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज ऑफ कार, क्योंकि वो घर के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। A total deduction of 1 लाख was made from सलीम सैलरी अप टू 30/6/2024। उसकी सैलरी में से 1 लाख रुपया काटा गया है। अब उसकी सैलरी में से अगर 1 लाख रुपया काटा गया है तो 30/6/24 तक, तो अब इसमें मार्केट में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और अच्छे अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर्स ये कहते हैं कि ये 1 लाख माइनस नहीं होना चाहिए, और मैंने भी किताब में यही नोट डाला हुआ है कि 1 लाख माइनस नहीं होना चाहिए। आ, अब मैं सॉल्यूशन में तो दोनों को ऑनर कर दूंगा बच्चों को, लेकिन देखें, जहां अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस होनी चाहिए वहां लोगों ने लिखी हुई है लॉ मेकर ने। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉ मेकर ने लिखा हुआ है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस करें। आगे आए, यहाँ यूटिलिटीज में लिखा हुआ है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस करें। 92 पेज पे, 91 पेज पे कहीं नहीं लिखा हुआ अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस करें। इसलिए मैंने एक नोट भी डाला था, वो मैंने नोट आपको पढ़ाया नहीं हुआ। If in question it is mentioned that employee is paying anything in respect of this, it will not be deducted। बस वो जो आपने असल में जो 5% ऐड की है ना, उसमें वो सारी चीजें शामिल हो गई हैं। तो इस तरह भाई करना नहीं चाहिए था। ये नोटबुक में लिखा था लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था, इस तरह करना नहीं चाहिए था। अब आई कैप ने इस अटेम्प्ट में भी यही किया था, लेकिन मैंने फिर भी ये नोट डाला हुआ है, और आई कैप ने अब दूसरी दफा ऐसा किया है कि इसको माइनस किया है। लेकिन बहुत से लोगों की टैक्स के सर्कल्स में ये राय है कि मोहतरम अगर माइनस करना होता तो लॉ मेकर ने यहां भी लिखा होता माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। क्योंकि आई कैप दो दफा अब ये पंगा ले चुका है, इसलिए हम इंशाल्लाह आइंदा ये कर दिया करेंगे कि इसको माइनस कर लिया करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आई कैप पेपर में भी, और ये मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे मेरी बात तो पूरी होने दें। मुझे पूरी उम्मीद है आई कैप पेपर के अंदर भी, और आई कैप जो है वो मार्क करते हुए भी दोनों सॉल्यूशंस को ऑनर उसे करना चाहिए। और आई कैप ने ये एक दफा ईमेल की थी कि अगर कोई किसी पे डिबेटेबल बात है तो सॉल्यूशन में एक ही दिया करूंगा, लेकिन मैं दोनों बातों को ऑनर किया करूंगा, इसलिए जिन्होंने माइनस कर दिया उनको भी मार्क्स मिले, जिन्होंने नहीं माइनस किया उनको भी मार्क्स मिले, दोनों को मार्क्स मिलेंगे। बहरहाल क्योंकि दो दफा आई कैप ने ऐसा कर दिया है, तो इसलिए मैं भी अब किताब में नोट बदल के इसको डिडक्ट की तरफ ले जाऊंगा। हमने इस सोल्यूशन में चैप्टर 19 में कुछ और किया हुआ है, लेकिन इस बात को छोड़ें, हम माइनस कर दिया करेंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ, हम माइनस किया करेंगे कल कल को, लेकिन आईकेएफ का कोई और एग्जामिनर आएगा वो माइनस नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं करेगा। ओके, मैंने सोल्यूशन में माइनस किया हुआ है। राइट टू एक्वायर 5,000 शेयर्स इन एससीएल अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम ग्रांटेड ऑन यकम मई 2024।
आर राइट टू एक्वायर शेयर्स, लॉ की प्रोविजन चेंज जो हो जाएगी, लॉ की प्रोविजन चेंज हो जाएगी। अब इसी में तो डिबेट है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लिखा हुआ तो माइनस ना करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं लॉ खामोश है तो फायदा उठा लो। अब ये उन लोगों को आपस में बैठ के एग्री कराना पड़ेगा या कभी कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, a right to acquire 5,000 shares in SCL under the employee share scheme granted on यकम मई 2024। यकम मई 24 को कागज का टुकड़ा मिला है या शेयर मिला है? मेरी तरफ देखें, कागज का टुकड़ा, मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। कागज का टुकड़ा मिला है, शेयर मिला है, कागज का टुकड़ा मिला है। द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड अपॉन पेमेंट ऑफ ₹80 पर शेयर विद इन अ ईयर। ये किस चीज की प्राइस है? द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड अपॉन पेमेंट ऑफ 80 पर शेयर। एक्सेलेंट, दिस इज शेयर प्राइस। क्यों? राइट कैन बी एक्सरसाइज ऑन पेमेंट ऑफ 80। ये शेयर की कॉस्ट दे रहा है, ये राइट की कॉस्ट नहीं दे रहा। ऑन द ग्रांट डेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच राइट वॉज ₹230 तो एक्वायर शेयर वॉज ₹230। ग्रांट डेट को, ये ग्रांट डेट किसकी है? देखें, आर राइट इज ग्रांटेड, राइट ग्रांट हुआ है ना, तो राइट मिलने के दिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच राइट इज इतने। तो राइट की फेयर वैल्यू तो हमने कहा था इग्नोर करेंगे ना, तो ये तो राइट की फेयर वैल्यू है, ये तो इग्नोर करनी है। ऑन 30/24 इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट, उसने राइट एक्सरसाइज नहीं किया। अच्छा, राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो शेयर खरीदे होंगे? नहीं, ही डिस्पोज्ड ऑफ द राइट एट 120 पर शेयर, उसने राइट ही बेच दिए। डिस्पोज्ड देम, देम मींस राइट्स, उसने राइट से बेच दिए 120 के। अब ये ना डिस्पोजल ऑफ राइट बनता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में डिस्पोजल ऑफ राइट ऐड होगा ए माइनस बी। कितने राइट्स थे? 5,000 जरा 120, ये ए आ जाएगा। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? व्हाट इज बी कितना? मैं बी कितना पूछ रहा हूँ? व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? एक्सेलेंट, 3 स्टूडेंट्स ने बता दिया 0। यार सवाल में सिर्फ लिखा हुआ है a right to acquire shares was granted, तो ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आगे भी देखें, उसने राइट की कॉस्ट तो दी नहीं। राइट कैन बी एक्सरसाइज, ये तो शेयर खरीदने की कॉस्ट दी है, ये तो कॉस्ट ऑफ शेयर दी है। और आगे चले, ऑन द ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ, ये तो राइट की फेयर वैल्यू दे दी ना उसने, राइट की फेयर वैल्यू तो नहीं देनी। राइट की फेयर वैल्यू तो हमने वैसे ही कहा था इग्नोर करनी है। पानी भी खत्म हो गया। ओके, -0। कॉस्ट ऑफ राइट नहीं दी हुई, मैं क्या करूं? प्रायर टू ज्वाइनिंग एससीएल, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सवाल थे, लेटेस्ट एम्प्स के थे। तो अच्छा, जो भी जवाब आ गया शाहजेब, तो हमने ये डिस्कस किए हैं। ये 3 सवाल लेटेस्ट एम्प्स के थे, बाकी कोई सवाल ऐसे नहीं है इतना डिस्कस करने वाले। बहरहाल फिर भी मैं कर लूंगा, टाइम मिला तो। प्रायर टू ज्वाइनिंग एट एससीएल, सलीम खान सर्व्ड एज प्रोडक्शन मैनेजर एट हाइड्रो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ही रिटायर्ड फ्रॉम एचसीएल ऑन 25 जून 2023, 25 जून को रिटायर हो गया। एंड बिकेम एंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन ऑफ 40,000 स्टार्टिंग ऑन यकम जुलाई। यकम जुलाई से उसे पेंशन मिलना शुरू करनी है, और ये पेंशन हर महीने के एंड पे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो यार पेंशन के बारे में हमने पढ़ा था कि सिटीजन का लफ्ज तो नहीं लिखा हुआ सवाल में कहीं। बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे सिटीजन है, मुझे नहीं मिल रहा सिटीजन का लफ्ज कहीं। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को पेंशन माफ होती है। हाँ, उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा काम करने लग जाए या उसी एम्प्लॉयर के जानने वाले के पास दोबारा काम करने लग जाए तो फिर और बात है, वरना तो ये पेंशन जो है वो एग्जाम होती है। तो अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। आपके साथ माशाल्लाह या वो रूममेट बैठा होगा या घर वाले आपके दाएं बाएं दूसरे कमरों में बैठे होंगे, तो अल्लाह उनका भला करे। नॉट एन एसोसिएट की assumption ले सकते हैं? नहीं, assumption क्यों लेनी है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ assumption? बस एसोसिएट होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं है। किधर रह गया मेरे भाई? पेंशन माफ है। किधर रह गया यार? माशाल्लाह, से ज्यादा बैठे हैं, मैंने को पेज नंबर भी नहीं बताता। मेरा कौन सा पेपर है मैं पेज नंबर याद रखूं? ये पेज नंबर है 107। तो एनी पेंशन received by Pakistan from former employer shall be exempt from tax।
ओ ज़कात तो इन पे माइनस हो जानी थी। अंडर द प्रोविजन ऑल्सो प्रोवाइड द रीजन फॉर इग्नोरिंग एनी, रीजन देनी है, इग्नोर तो सिर्फ हमने इस पॉइंट को किया है, इसकी रीजन देनी है, तो रीजन ये देके आनी थी कि any pension received by a citizen of Pakistan from a former employer shall be present. Therefore, this is received from former employer. Therefore, the amount amounting to rupees 40,000 जरा 12 will be exempt from tax. Okay, guys. नहीं, assumption क्यों दी थी? assumption तो वहां लेते हैं जहाँ former employer से exempt. अच्छा जी। अच्छा अब तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता क्वेश्चन 6 किधर है। अच्छा पहले क्वेश्चन 7 कर लें। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम ऑफ फॉलोइंग रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2022। सिद्रा अ पाकिस्तानी नेशनल यानी सिटीजन पाकिस्तान छोड़ के चली गई 2 जुलाई 2021 को। सिद्रा के घर वाले कहते रहे सिद्रा नहीं जाओ, सिद्रा नहीं, सिंगापुर में जाके नौकरी करूंगी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिंगापुर बेस्ड कंपनी एट अ मंथली सैलरी ऑफ SGD। ये वहां की करेंसी होगी 10 साल। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि सिद्रा बाजी वापस आ जाए पाकिस्तान, माँ बाप के पास रहे। शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर 2021। 20 दिसंबर 2021 को वापस आ गई, यानी टैक्स 2022 की बातें चल रही हैं। एंड रिमेन्ड इन पाकिस्तान टिल 30 जून 2022, और अभी तक पाकिस्तान ही है। शी ब्रॉट द एंटायर फॉरेन सैलरी अमाउंट टू पाकिस्तान, वो सारे पैसे पाकिस्तान ले आई है। यार फॉरेन सैलरी दो वजह से माफ होती है। एक फॉरेन सैलरी इस वजह से माफ होती है कि जो है वो फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्स पे कर दें, तो फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्स पे करने वाली बात इसने नहीं लिखी हुई थी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी फॉरेन सैलरी जो है वो इस वजह से माफ होती है कि फॉरेन सैलरी जो है वो इस वजह से माफ होती है कि ये रिमेन्स अब्रॉड रहे। तो ये रिमेन्स अब्रॉड भी नहीं है, ये तो पाकिस्तान में है, तो बजाहिर इसकी फॉरेन सैलरी माफ नहीं होनी थी। हम लिख के आ सकते थे कि फॉरेन सैलरी इज टैक्सेबल, लेकिन बाहर टैक्स पे किया या नहीं किया ये उसने सवाल में मेंशन नहीं किया था। इसलिए मेरे ख्याल से थ्योरी का सवाल होता, न्यूमेरिकल होता तो आप इसे न्यूमेरिकल में ऐड कराते, क्योंकि ना फॉरेन फॉरेन सैलरी सिर्फ दो वजह से माफ होती है मेरी तरफ देखें, दो वजह से माफ होती है। अगर फॉरेन सैलरी पे आप फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करते हैं, वो सवाल ने बताया नहीं था, या आप रिमेन्स अब्रॉड हो, रिमेन्स अब्रॉड टैक्स भी पे करने का जिक्र नहीं, बजाहिर फॉरेन सैलरी टैक्सेबल है, टैक्सेबल का मतलब है इनकम में ऐड कर देंगे। तो आप ये लिख के आ सकते हैं कि दिस फॉरेन सैलरी विल बी एडेड इन इनकम बिकॉज नो फॉरेन टैक्स इज पेड एंड शी इज इन पाकिस्तान, शी इज नॉट अब्रॉड एट द एंड ऑफ ईयर। ये बातें लिख के आ सकते हैं, लेकिन एंड में थ्योरी का सवाल है, छोटा सा नोट डालिएगा कि however if he has paid foreign income tax in the if she would have if she has paid foreign income tax in the foreign country then salary is exempt। इसने बताया नहीं हुआ कि अपने सोल्यूशन में ना ये बात लिख दी थी कि अगर उसने टैक्स पे कर दिया तो माफ हो जाएगी। हालांकि मेरे ख्याल से ये बात तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो लिखते तो बेहतर है। ऐसे में सवाल ने बताया नहीं ना अपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया या नहीं किया, तो बाहर रही तो एग्जैक्ट अब एग्जैक्ट होगी। हाँ सारा साल बाहर रहना जरूरी नहीं है, बस साल के आखिरी दिन बाहर हो तो रिमेन्स अब्रॉड का लफ्ज लिखा होगा, साल के आखिरी दिन बाहर हो। अगला जी क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 2 जुलाई 2007 एमपीएल हैड परचेज फॉर 4 मिलियन कंप्यूटर सॉफ्ट। भाई ये क्लियर हो गया मेरी तरफ से। फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट द नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ द CS वाज 4 इयर्स। ये तो इंटेंजिबल है तो 4 इयर्स पे मोटराइज करेंगे, अल्लाह का शुक्र। द CS1 वाज यूज्ड इन बिजनेस फॉर द होल ऑफ ईयर इन 2008 एंड 2009। तो 2008 और 2009 की अमोर्टाइजेशन निकाल लें माय डियर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 मिलियन को डिवाइड कर दें, पूरे नंबर आने चाहिए सारे बच्चों के। 4 मिलियन को डिवाइड कर दें 4 से, तो ये 2 सालों की अमोर्टाइजेशन आ गई। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द बिजनेस देयर वाज अ नीड फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर। अकॉर्डिंगली 12 मिलियन का सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, इन हाउस डेवलप किया, कोई मसला नहीं पड़ता। एमपीएल कंटिन्यू टू यूज द CS1 अंटिल 30 सितंबर 2009। 30 सितंबर 2009 तक पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती रही, लेकिन ये 2010 के साल में अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑन यकम अक्टूबर। CS1 has ceased to use the ceased to use in business on the same day and CS2 was इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब CS2 को हम अमोर्टाइज करेंगे 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 इंटू नंबर ऑफ डेज। अक्टूबर से लेके जून तक नंबर ऑफ डेज गिनेंगे, और अक्टूबर से लेके जून तक जो नंबर ऑफ डेज बनेंगे वो क्या बनेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 28 दिन है, मार्च अप्रैल मई जून, लीप का ईयर तो नहीं है कि 29 है, और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन की निकल आएगी, क्योंकि डिस्पोजल का गेन लॉस निकालना कोई स्यापा नहीं है, बहुत इजी।
नेक्स्ट। कौन सा सवाल रह गया? टू रह गया ना, टू को तो छोड़े हो, तो मैंने कहा था क्लास में डिस्कस करेंगे। पीछे रह गया फाइव। बेसिक सैलरी आ रही है यार। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पाँव पे खड़े हो जाएं अपने, लकीर के फकीर ना बने, चीजों को जो है वो खुद समझने की कोशिश करें। मैं इसमें जो एक दो मसले हैं सिर्फ वो डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके। ओके। प्लीज कुछ खुद भी जान मारें, दाइवे वाले से पूछें यार ये क्या हुआ है। और सीए फाइनल, बहुत से बच्चे मुझे मिले सीए फाइनल पूरा पूरा विदाउट एनी कोचिंग उन्होंने पास किया है। तो अगर आप लकीर के फकीर बने रहेंगे पूरी जिंदगी, सोल्यूशन एटलीस्ट हम आपको प्रोवाइड जरूर किया करेंगे, लेकिन आप खुद भी तो जान मारे ना चीजों पे। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ मैं आता हूँ। एन इंटरेस्ट फ्री लोन वाज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन जुलाई 2017 ऑफ 14 लाख रुपया। इंटरेस्ट फ्री लोन 14 लाख रुपए का उसको जो है वो दे दिया है। हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड बाय जुनेदन नवंबर 30। नवंबर 30 को उसने जो है वो हाफ ऑफ द लोन जो है, ये 7 महीने से तो चीजों को लेकर चलना था ना, वो रिटायर हो गया हुआ है। हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड ऑन, इसका मतलब है 14 लाख वो कितना अरसा इस्तेमाल करता रहा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इंटू 5/12। 5/12। और हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड बाय जुनेदन 30 नवंबर। हाफ ऑफ द लोन उसने 30 नवंबर को वापस कर दिया। अब ये जो हाफ ऑफ द लोन उसने 30 नवंबर को वापस कर दिया, तो 30 नवंबर को वापस करने की वजह से दिसंबर और जनवरी 2 महीने उसने 7 लाख का लोन इस्तेमाल किया जो एम्प्लॉयर ने दिया हुआ था, क्योंकि आधा तो वापस कर दिया था ना। तो 7 लाख का लोन इस्तेमाल किया इंटू 2/12। यार इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग शायद IAS 23 में नहीं करते कि इतना लोन वापस हो गया तो बकाया इतना रह गया। करते हैं ना IAS 23 में इस तरह की कैलकुलेशन कि कितना लोन लिया था, कितना वापस कर दिया, कितना रह गया। तो ये 7 लाख वापस रह गया, यहां से शायद आपको याद हो। तो 7 लाख इंटू 10% इंटू 2/, तो ये आपके इंटरेस्ट का बेनिफिट निकलाना था। लेकिन एक और 7 लाख आपने ऐड करना था जो लोन एग्जेम्प्ट हो रहा है, एंड द रिमेनिंग वाज वेव्ड, सॉरी जो माफ हो रहा है। तो ये जो 7 लाख माफ हो रहा है वो भी तो ऐड करना था ना माय डियर। ये कितने लोगों ने किया था? गुड। नेक्स्ट। नेस्ले ने प्रोवाइड किया उसको रेफ्रिजरेटर यकम अगस्त को। तो यार ये यकम अगस्त को किया ना, तो यकम अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो डिप्रिसिएशन है। वो तो मैंने फिक्स्ड एसेट में कहा था ना कि डिप्रिसिएशन को मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। जब आप कोई एसेट ओन कर रहे हो, तो ये तो सैलरी के अंदर जा रहा है ना, तो इसमें कर लेना था। इसमें कर लेना था क्योंकि जितना अरसा आपने बेनिफिट लिया उतना अरसा ही इनकम में ऐड करें। वो तो बिजनेसमैन, ये तो सैलरी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है ना, वो तो मैंने बिजनेसमैन के लिए कहा था कि नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन ना करें। तो अगर कोई बेनिफिट इसको दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को थोड़े अरसे चीजें इस्तेमाल करने के लिए, तो जितना महीने इस्तेमाल किए मुनासिब यही है कि उतने महीने का ही बेनिफिट ऐड करें। इसमें कोई और आर्गुमेंट भी लोग ले सकते हैं, लेकिन अब लॉ में ऐसे लिखा नहीं हुआ। अकल तो थोड़ी सी यहाँ पे, अब जहाँ पे सर आप कहते हैं अकल लगाएं, वहां पे अकल नहीं लगानी, अब हम क्या करें। तो ये एक दो जगह ही है यार जहाँ पे मैंने आपको कहा था, गाड़ी के केस में और लोन के केस में हमेशा मंथ बेस पे पोर्शन करना है। एक ये बात मैंने आपको बताई थी। और दूसरी बात ये आज हमने इस सवाल से सीखी, ऑब्वियसली यार ये बेनिफिट इस्तेमाल ही जब 6 महीने किया तो बेहतर है कि इसको 6/12 कर दें इसकी डिडक्शन। बाकी उसने अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी ली थी यार, आप अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी पता है आपको 75,000 और वो करके माफ होती है। लेकिन ये पूरी इनकम में जानी थी क्योंकि ये दुबई में मिली थी। अकोमोडेशन के में मंथ बेस पे करने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि जो आपने सैलरी ली हुई थी ना माय डियर, वो सैलरी ऑलरेडी वो थी ही 7 मंथ्स की। तो जब आपने उसको 45% से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वहां से कवर हो जाना था। तो इसलिए अकोमोडेशन में कोई मसला नहीं था। ओके। उसमें फिर 7 मंथ को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब बेसिक सैलरी ऑलरेडी 7 मंथ्स की थी। क्लियर? हाँ ठीक है। और यकम अगस्त 2017 ही प्रोवाइडेड विद रेफ्रिजरेट, अच्छा सॉरी ही रिसीव्ड 20 साल। अच्छा अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी जो है ना टैक्सेबल होगी माय डियर। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी, क्योंकि ना अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी में एक लाइन लिखी हुई थी कि उसने पैसे पाकिस्तान में लेने हैं तब माफ होगी, तो ये पाकिस्तान में नहीं मिले ना। ओके। अच्छा जी। अच्छा।
नेक्स्ट, a pension of 22,000 monthly payable in the last working day of each month. The amount is to be credited in Dubai account where is children are living. अच्छा, पेंशन तो माफ है, चाहे दुबई में मिले, जहां जहां मर्जी मिले। देखिए, पेंशन के लिए तो पॉइंट ए में 8 में कोई शर्त नहीं कि पाकिस्तान में मिले। पेंशन तो माफ है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो तो इनकम बिजनेस में बढ़ा था ना। ओके। आफ्टर लिविंग जुनेद ने एक एसोसिएट में काम शुरू कर दिया है। ओ, आफ्टर लिविंग नेस्ले, जुनेद ज्वाइंड एन एसोसिएट ऑफ नेस्ले। ओहो, जहां उसकी तनख्वाह ये है, अब पेंशन को मुझे टैक्सेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जुनेद ने अपने एसोसिएट में ही कर दिया है, इसलिए पेंशन एग्जाम नहीं होगी। ये तो अगली लाइन पढ़ के मुझे पता चला ना। हाँ, आगे चलें। ये आप लोगों ने अलग 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 कर लेने थे, और सिक्योरिटीज पे आप लोगों ने नोशनल एक्सपेंसेस नहीं लेने थे। तो ये भी सिक्योरिटीज थी, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, बाकी घर किराए पे दिया है। इनमें क्या था? कुछ भी नहीं थी चीजें। ठीक है माय डियर। ओके, अल्लाह हाफिज। माय डियर, अल्लाह हाफिज। ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू, आप हजरात ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा? 80% भाई एंड पे पे हुए ना माय डियर, ऐसे तो ना करो यार, ऐसे ना करो। 80% तो एंड पे पे हुआ है रिटायरमेंट के वक्त।